Good morning student, my name is Kulant Yadav and you are watching me on my YouTube channel भानु क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की इक्विलिब्रियम के एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में हमने 7.3 क्वेश्चन करवा दिए थे, आज 7.4 ऑनवर्ड्स करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 7.4 क्वेश्चन जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, 7.4 क्वेश्चन में आपको केसी की वैल्यू लिखनी है, यानी कि आपको डिफरेंट रिएक्शंस दे रखी है, 5 रिएक्शंस दे रखी है। उन 5 रिएक्शंस के लिए सेपरेटली केसी की वैल्यू आपको लिखनी है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहला देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन, ये जो बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये केवल आप ही देख पा रहे हैं, मैंने अपने क्वेश्चन का प्रबंध यहाँ पेज पर कर रखा है। ओके, तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। प्रत्येक रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू लिखनी है आपको। तो भाई पहली रिएक्शन क्या है? पहली है 2NOCl। फर्स्ट रिएक्शन क्या है? 2NOCl गैस इक्विलिब्रियम 2NO गैस प्लस Cl2 गैस। एक तो ये है हमारा। दूसरी रिएक्शन क्या है बच्चों? दूसरी रिएक्शन हमारे पास है कॉपर नाइट्रेट है, 2CuNO3 ट्वाइस सॉलिड चेंजेस इनटू 2CuO सॉलिड प्लस 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। राइट, चलो इन दो क्वेश्चंस को करते हैं, फिर और पार्ट्स करेंगे। अपने पास ये दो क्वेश्चंस हैं, इनकी केसी की वैल्यू लिखनी है। केसी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बताओ? केसी की वैल्यू क्या होती है बताइए। देखो, किसी भी रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट यहाँ ये है, इनकी कंसंट्रेशन लिख दो। ये हो गया NO। ओके, इसका कोफिशिएंट कितना है? 2, तो पावर लगा दीजिए। साथ में क्लोरीन भी है तो क्लोरीन भी करिए। प्रोडक्ट हो चुके हैं, अपॉन में क्या कर देंगे? इसके अपॉन में कर देंगे जी रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? NOCl। ओके, और इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। ओके, तो इनका ये केसी आ गया। केसी कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कि कंसंट्रेशन लिख दीजिए प्रोडक्ट्स के ऊपर, रिएक्टेंट्स के नीचे, और इनके जो कोफिशिएंट्स है वो इनके पावर लगा दीजिए बस। अब दूसरी रिएक्शन के क्या लिखेंगे बताओ? दूसरी रिएक्शन के लिए हमारे पास है कॉपर नाइट्रेट सॉलिड चेंज हो गया कॉपर ऑक्साइड में NO2 गैस इतना। तो बताओ इसकी केसी की वैल्यू क्या आएगी? केसी की वैल्यू प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन यानी कि CuO सॉलिड, इसका कोफिशिएंट कितना है? 2, तो 2 पावर में लगा दीजिए। NO2 कोशिश करो कि गैस यानी कि इनकी स्टेट भी साथ लिख दी जाए। पावर कितनी? 4, साथ में O2 ओके गैस। अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट क्या है? कॉपर नाइट्रेट ट्वाइस सॉलिड है ये, और उसका कोफिशिएंट कितना है? 2। राइट, अब जो सॉलिड में है प्योर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड कितनी ले ली जाती है? 1। ये याद रखिए कि कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड, अभी आगे क्वेश्चन आएगा इसको बताएंगे कि प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन हमेशा 1 पुट करते हैं। ये कांस्टेंट रहती है इसलिए 1 पुट कर देते हैं। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 पुट कर दी जाती है। तो जहाँ जहाँ सॉलिड है वहाँ 1 पुट कर दीजिए। यहाँ सॉलिड है, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड में दिख रहा है, 1 पुट कर दीजिए। यानी 1 का मतलब है इसको हटा दीजिए, हट गया जी। नीचे भी सॉलिड नज़र आ रहा है कॉपर नाइट्रेट, इसकी जगह भी 1 पुट कर दीजिए,
1 पुट करना, 1 दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू क्या होगी बच्चों? सिंपल सा हो गया, Kc इज इक्वल टू NO2 गैस की पावर 4 और O2 गैस की कंसंट्रेशन। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट इसका बताओ। इसका थर्ड पार्ट पढ़िए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है जी इसका CH3 C डबल बॉन्ड हो C2H5, इथाइल एसीटेट है, मतलब इथाइल एसीटेट। CH3 C डबल बॉन्ड हो C2H5 aqueous प्लस H2O लिक्विड। किस में चेंज हो रही है? एसिटिक एसिड aqueous प्लस इथानॉल aqueous C2H5OH aqueous। बताइए तो इसका कैसे लिख दीजिए अभी। कैसे लिखोगे बताओ। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यही रही प्रोडक्ट इसमें, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O ना, C डबल बॉन्ड O का नाम है C डबल O C, अरे ये लिखो ना, ये भूल गए हम, H लगाना भूल गए इसमें। प्रोडक्ट में H रिएक्शन में दे रखा है ना ये। अब aqueous है, aqueous ये C2H5OH aqueous अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेट। रिएक्टेंट क्या है? इथाइल एसीटेट और वाटर। इथाइल एसीटेट लिख रहा हूँ अभी, CH3COO C2H5 aqueous अपॉन में H2O लिक्विड। अब आपको पता है कि प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी ली जाती है? प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 ले ली जाती है। तो यहाँ केवल ये रहा लिक्विड टर्म पानी, क्योंकि यहाँ एक्सेस क्वांटिटी में, देखो 1 क्यों लिख रहे हैं? पानी एक्सेस क्वांटिटी में है तो इसकी कंसंट्रेशन में तो कोई बदलाव आएगा नहीं, कांस्टेंट रहेगी, इसलिए इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे, यानी कि H2O की जगह 1 पुट कर देंगे। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या हो गया? ये जो आपको सामने नजर आ रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट पार्ट बताओ बच्चों। नेक्स्ट पार्ट हमारा फोर्थ है Fe3 पॉजिटिव 3OH, Fe3 पॉजिटिव 3OH नेगेटिव aqueous चेंजेस इनटू Fe3O पॉजिटिव FeOH थ्राइस 3 पॉजिटिव, और वो सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो बता दीजिए जल्दी से इसका Kc। इसका Kc क्या आएगा बच्चों बताओ? Kc क्या हो गया इसका? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यानी कि FeOH3 सॉलिड है ये, इसकी कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट ये रहे हमारे पास Fe3 पॉजिटिव 3OH नेगेटिव, इनको लिख दीजिए Fe3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव की 3, इनकी ब्रैकेट में स्टेट डाल दिया करो aqueous। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहता है, हालांकि कोई कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, ये भी चल जाता है ये फॉर्म भी। अब प्योर सॉलिड में है, वो स्टेट लिखने का क्या फ़ायदा होता है कि जैसे हम Kc लिखने के बाद हम देखेंगे कि कौन सॉलिड और लिक्विड में है, तो उनकी जगह 1 पुट कर देंगे। जब स्टेट नहीं लिखेंगे तो पता नहीं लिख पाएगा, ऊपर से देखना पड़ेगा, बस इतना फ़ायदा ज़रूर हो जाता। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सॉलिड फॉर्म में Fe3O पॉजिटिव है, तो जो प्योर सॉलिड होता है या प्योर लिक्विड होता है उसकी कंसंट्रेशन 1 ले ली जाती है, तो इसकी कंसंट्रेशन 1 ले लें। तो इस रिएक्शन के लिए Kc कितना हो गया जो आपको दिख रहा है ये। अगला लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, पहले का मतलब 7.4 का लास्ट पार्ट क्या है? 4 पार्ट्स हमने कर लिए। लास्ट पार्ट जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, लास्ट पार्ट है आयोडीन सॉलिड प्लस 5F2 गैस चेंजेस इनटू 2IF5 गैस, राइट। बताइए तो इनकी Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताना एक बार। Kc की वैल्यू क्या होगी बताइए।
Kc की वैल्यू, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन IF5 गैसेस फॉर्म में है, कोफिशिएंट कितना है 2, पावर लगा दीजिए, अपॉन में I2 सॉलिड और F2 का कोफिशिएंट कितना है 5, तो पावर लगाइए 5, और ये गैस में है, ये गैस है, ठीक है, G लिख देता हूँ छोटा सा। अब जो प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड है, उनकी जगह 1 पुट कर दो। तो यहाँ आयोडीन सॉलिड में है तो 1 पुट कर दीजिए, यहाँ हमने 1 पुट कर दिया इसकी जगह। तो इसका सिंपल सा Kc की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, जैसा आप देख पा रहे होंगे, Kc की वैल्यू IF5G का स्क्वायर F2 5। ओके, पहला क्वेश्चन हो चुका है, यानी कि 7.4 क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट 7.5 क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। 7.5 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 7.5 क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया फ्रॉम वैल्यू ऑफ Kp। Kp की वैल्यू मैं दे रहा हूँ, Kc की वैल्यू मुझे बता दीजिए, क्वेश्चन में ही कह रहा है। यानी कि अपने को एक रिएक्शन दे रखी है, 2 पार्ट से क्वेश्चन की रिएक्शन दे रखी है, साथ में Kp की वैल्यू दे रखी है, अपने को बताना है Kc की वैल्यू। तो इस 7.5 क्वेश्चन का पहला पार्ट, 7.5 क्वेश्चन का पहला पार्ट वो कर लेते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या है कि Kc की वैल्यू अपने को बतानी है, Kp दे रखा है। तो पहला यानी कि A लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है 2NOCl गैस चेंजेस इनटू 2NO, यानी कि रिवर्सिबल का निशान है, 2NO गैस प्लस Cl2 गैस। और यहाँ बच्चों अपने को Kp की वैल्यू दे रहा है 1.8 गुना 10⁻⁻², और टेम्परेचर दे रहा है एट 500 केल्विन। ठीक है, बताओ तो अपने को क्या बताना है, Kc। देखो अब आपको पता है Kp और Kc में रिलेशन ड्राइव आपने किया था। Kp और Kc में रिलेशन होता है Kc इज इक्वल टू ना Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। ठीक है, ओके। तो क्या है, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n, ये रिलेशन होता है। हमने ड्राइव द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc वाले उस पार्ट, उस टॉपिक में किया था ये। अब अपने को बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन में डेल्टा n निकाल लेना है। डेल्टा n क्या होता है, डेल्टा n का मतलब है नंबर ऑफ चेंज इन मोल्स। गैसियस जो मोल्स हैं, गैसियस के जो मोल्स हैं उसमें कितने चेंजेस हुए। देखो आप इधर कितने हुए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की साइड कितने थे, 2। देखो यहाँ केवल एक ही मॉलिक्यूल है जिसका कोफिशिएंट 2 है, यानी कि 2 मोल है। गैस देखना है, सॉलिड को इग्नोर कर देना है, सॉलिड और लिक्विड को। यानी कि डेल्टा n का मतलब है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस। गैसियस सब्सटेंस है, उसके मोल्स में कितना चेंजेस हुआ, डेल्टा n। तो उसको कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले ही देख लेते हैं, रिएक्टेंट्स के 2 हैं और प्रोडक्ट्स के कितने हैं, 2, तो ये रहे, और रिएक्टेंट का कोफिशिएंट इस क्लोरीन का 1 ही रहा, यानी कि टोटल है 3 मोल। ओके, तो बदलाव कितना आया, 2 से 3 गया तो 3 - 2 यानी कि 1 का चेंज हुआ। तो डेल्टा n की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, 1। ठीक है, चलो तो बताओ अपने को क्या निकालना है, Kc निकालना है। तो Kc को तो इस साइड रख लीजिए, उधर भेज देंगे Kp अपॉन में RT, और डेल्टा n की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 की पावर लिखो चाहे मत लिखो, 1 मतलब RT की पावर 1। अब जो अपने को पता है Kp कितना दे रखा है, Kp क्वेश्चन में दे रखा है 1.8 गुना 10⁻⁻², 1.8 गुना 10⁻⁻²। ठीक है, R कितना लगाओगे, 0.0821,
आर कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.0821। और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर हमें दे रखा है बच्चों 500 केल्विन। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो कितना केसी आ जाएगा। देखो जब आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.33 10⁻⁻14। देखो कैलकुलेशंस तो आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या आ गया इसका 10⁻⁻4, 4.33 गुणा 10⁻⁻4। ठीक है, समझ में आया क्या, बताना एक बार। देखो बच्चों, सबसे पहले अपने को नंबर ऑफ मोल्स यानी कि डेल्टा एन की वैल्यू निकाल लेनी है इस क्वेश्चन में। डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स 3 है टोटल। कैसे, जो जिसके ब्रैकेट में गैस लिखा हुआ है ना वो वही कंसीडर करने हैं, बाकी लिक्विड और सॉलिड को नहीं काउंट करेंगे। तो दोनों गैस है, 2 मोल ये रहा, 1 मोल ये रहा, तो 3 मोल हो गए, उधर 2 थे, तो कितने का बदलाव आया, 2 से 3 हुआ तो 1 का ना, यानी कि 3 - 1 ना 3 - 2 1। ओके, डेल्टा एन की वैल्यू 1 होगी। यहाँ से के पी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, यहाँ से के सी की वैल्यू निकालनी है, आर टी उस साइड चला जाएगा। के पी दे रखा है अपने को 1.8 गुणा 10⁻², आर की वैल्यू फिक्स होती है 0.0821 और टेम्परेचर हमें दे रखा है केल्विन में 500 केल्विन। इनकी कैलकुलेशंस करी ही आया। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट देखिए बच्चों। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में कह रहा है बी पार्ट इसका। पढ़ना दूसरा बी पार्ट इसका क्या है। बी पार्ट में इक्वेशन दे रहा है, बी में कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, किस में चेंज हो रहा है वो, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसके लिए बच्चों के पी दे रहा है 167 यानी कि 167 और टेम्परेचर दे रहा है एट 1073 केल्विन। ठीक है, तो अपने को क्या बताना है, अपने को केसी बताना है के पी यूज करते हुए। मुझे तो वही फार्मूला याद है कि के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, वही फार्मूला यूज कर दो। यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताना एक बार, डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एन बताओ, डेल्टा एन प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स, केवल गैस है वो प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स हैं, गैस के देखो जिसके ब्रैकेट में जी लिखा हुआ है, गैस के कितने, कार्बन डाइऑक्साइड 1 और इस साइड कितने हैं गैस के 0, क्योंकि गैस है ही नहीं इस साइड, तो सॉलिड है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कितना बदलाव आया, प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट्स के 1 है और रिएक्टेंट्स के 0, तो यहाँ भी डेल्टा एन की वैल्यू 1 है। अब अपने को यहाँ से के सी की वैल्यू निकाल लेनी है। के सी क्या आ गया, के पी और ये आ गया आर टी, आर टी की पावर कितना करें, डेल्टा एन की वैल्यू अभी अभी कितनी आई है 1। ठीक है जी, अब के पी की जगह कितना लिखें, के पी की जगह लिखो जी जो दे रखा है वो 161 न 167। आर कितना लिखे, आर की वैल्यू फिक्स होती है 0.0821। ओके, और दूसरा 0.0831 करिए, 21 की बजाय 0.0831। ठीक है, 0.0831। इससे पहले वाले में भी कर लेना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अपने को 0.0831 करना है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ओके, ध्यान देना एक बार। इससे पहला यानी कि बी पार्ट में, ए पार्ट में भी हमने आर की वैल्यू 0.0821 कर दी, 2 की जगह 3 कर देना बच्चों, सॉरी फॉर दैट। ओके, आर की वैल्यू होगी। टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर अपने को दे रखा है, ये दे रखा 173। ओके, तो इनकी कैलकुलेशंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 187। देखो कैलकुलेशंस तो आपको खुद को करनी पड़ेगी, छोटा मोटा डिवाइड मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये हमारे पास के सी की वैल्यू आ चुकी है। ये क्या आया है, के सी की वैल्यू। के पी तो ऑलरेडी दे ही रखी थी, तो ये के पी का यूज करते हुए हमने के सी की वैल्यू भी निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 7.6 क्वेश्चन। 7.6 क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको मिटाऊं, बताओ
देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, कि दिए गए इक्विलिब्रियम के लिए फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc 6.3 10⁻14 एट 100 केल्विन NOG प्लस O2G इक्विलिब्रियम NO2G प्लस O2G both forward and reverse reaction in the equilibrium are elementary bimolecular reaction. What is the Kc for the reverse reaction? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है बच्चों कि मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा है 7.6 बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ NOG प्लस O2G और चेंजेस इनटू क्या, ये है NO2G प्लस O2G। ठीक है, क्वेश्चन सही लिखा गया है, देख ले, इंश्योर कर ले एक बार क्वेश्चन सही है कि नहीं। O3 है क्वेश्चन में बच्चों, O3, यहाँ O3, ओके O3, ये 2NOGO3 सारे गैसेस फॉर्म में है। अब जल्दी से Kc की वैल्यू बता दो बस। यहाँ इस रिएक्शन के लिए Kc जो दे रखा है वो दे रखा है 6.3 10⁻14, राइट, 10⁻14। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि मैं रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूँ। किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, जैसे मैंने पढ़ाया भी था कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली वीडियो में मिल जाएगा ये, कि रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो जो नया इक्विलिब्रियम आएगा वो पहले वाले का रिवर्स मिलेगा। यानी कि मान लीजिए A प्लस बी चेंजेस इनटू C प्लस डी, तो इसके लिए K क्या आया, CD अपॉन में AB, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। अब क्या करते हैं कि इस रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं। बताओ, इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूँ, A प्लस बी CD था उसको रिवर्स कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ C प्लस डी चेंजेस इनटू A प्लस बी। तो जो नया आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश लिखिए, क्योंकि K तो पहले यूज कर चुके, वो क्या आया, A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन क्योंकि प्रोडक्ट्स अपॉन में रिएक्टेंट्स, और C की कंसंट्रेशन और D की कंसंट्रेशन। तो ये पहले वाले का एकदम उल्टा है कि नहीं, देखिए एक बार। तो जैसे ही किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इन्वर्स हो जाएगा। इस पॉइंट को, इस फैक्ट को याद रखिए कि किसी रिएक्शन को रिवर्स करने पर जो उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्राप्त होता है वो इन्वर्स हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में यही किया जा रहा है बच्चों। क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि व्हाट इज द Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन, कि रिवर्स रिएक्शन के लिए Kc क्या रहेगा। दी गई रिएक्शन के लिए तो Kc ये है, और रिवर्स कर देंगे तो जो नया Kc आया यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया वो पहले वाले का उल्टा आएगा, यानी कि रिवर्स आएगा, एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो बता दीजिए ये K डैश C क्या है, रिवर्स करने के बाद जो रिएक्शन आई उसका इक्विलिब्रियम वो क्या आएगा, वो पहले वाले का इस Kc का रेसिप्रोकल आएगा। तो Kc इज इक्वल टू 1/K, K डैश C इज इक्वल टू 1/Kc। अच्छा, अब Kc की वैल्यू पुट कर दो, 6.3 10⁻14। ठीक है बच्चों, ये कितना आ गया, इसकी कैलकुलेशन आप कर दीजिए। कैलकुलेशन आप करेंगे तो कितना आएगा, 1.59 गुना 10⁻⁻14। ठीक है, 10⁻⁻14 नहीं है, ये 15 है। देखो कैलकुलेशंस तो मैंने पहले कर रखी हैं, आप भी कर लीजिए। ठीक है, हम ऑन दी स्पॉट कैलकुलेशंस करेंगे तो जितना क्वेश्चन में टाइम नहीं लगा इतना तो कैलकुलेशंस में टाइम लग जाएगा। तो कैलकुलेशंस पहले कर लेते हैं, आप भी कर लेना। तो इसको डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, 1.59 गुना 10⁻⁻15। राइट बच्चों, कैसे आया मैं बता देता हूँ। देखो ये कह रहा है कि मैं ये रिएक्शन दे रहा हूँ, इसका Kc दे रहा हूँ, मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूँ, नई रिएक्शन का Kc क्या रहेगा। तो आपको एक बात याद रख लेनी है कि जब भी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वर्स हो जाएगा। तो जो नई रिएक्शन का K डैश C आया वो पहले वाले का 1/Kc है। ठीक है, तो Kc की वैल्यू तो हमें दे रखी है, वैल्यू पुट करिए, आ गया। सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो 11th स्टैंडर्ड का है ही नहीं।
बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7.6 क्वेश्चन ना, 7.6 क्वेश्चन हो गया। 7.7 क्वेश्चन, 7.7 क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई प्योर लिक्विड एंड सॉलिड कैन बी इग्नोर्ड व्हाइल राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कि बताइए कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को वन पुट क्यों कर दिया जाता है, उनको रहने क्यों दिया जाता है, इग्नोर क्यों कर दिया जाता है जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं। शुरुआत में आज के इस वीडियो में जो सबसे पहला क्वेश्चन 7.4, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस का केस सी आपने लिखा था और मैं बार बार कह रहा था कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन वन पुट कर दो। अब वही क्वेश्चन आया हुआ है कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन वन पुट क्यों करते हैं, क्या रीज़न है उसकी वन पुट कर देते हैं। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड, चाहे प्योर सॉलिड हो चाहे प्योर लिक्विड हो, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड, उसकी वैल्यू वन पुट क्यों कर देते हैं, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू क्यों पुट कर दे। वन का मतलब कांस्टेंट, जो वेरी नहीं कर रहे, राइट। तो देखो कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ की क्या होती है, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। बहुत सिंपल है ये तो, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर इंटू वॉल्यूम। और मोल्स क्या होते हैं, मोल्स 9th स्टैंडर्ड में आ जाता है। मोल होता है गिवन मास, मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास। और नीचे क्या दे रखा है, वॉल्यूम। इस गिवन मास को मैं W से डिनोट कर देता हूँ, ओके। और इसको M से मोलर मास, और ये है वॉल्यूम। अब W ना, ऊपर है W, इसको M को मोलर मास ही रहने दो एक बार, मोलर मास, और नीचे क्या था, वॉल्यूम। अब आप देख पा रहे होंगे ये वॉल्यूम है, W/V, यानी कि W/V, मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। और नीचे क्या चल रहा है अभी, मोलर मास। तो चलो बच्चों बताओ, मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी हो गई, यानी कि W/V की जगह मैं क्या लिख दूं, डेंसिटी। और नीचे क्या रह गया, मोलर मास। यार रहा है क्या बोर्ड पे, मोलर मास। थोड़ा सा कट गया, इसको और ऊपर लिखते हैं, बताओ। देखो बच्चों यहीं पैर लिख देते हैं हम, थोड़ा सा नीचे ज़्यादा जाते हैं तो कट जाता है ये। देखो W गिवन मास मतलब, और वॉल्यूम इस साइड लिख देते हैं, और साथ में नीचे क्या है, मोलर मास। बताओ W यानी कि मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी होगी, जो ऊपर लिख देता हूँ मैं, नीचे नहीं दिखाई देता, डेंसिटी। और नीचे क्या है, मोलर मास। अब किसी सॉलिड लिक्विड की डेंसिटी भी फिक्स होती है, यानी कि डेंसिटी भी कांस्टेंट है और मोलर मास भी फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। दिए गए टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी कि कांस्टेंट डेंसिटी भी है और नीचे मोलर मास भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, यानी कि 1 आ गई, ओके। इसलिए प्योर सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि डेंसिटी भी कांस्टेंट है और मोलर मास भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट। इसलिए प्योर सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन को 1 पुट कर दिया जाता है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।